तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट यानी सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन typically involves the creation of pool of assets from the illiquid financial assets such as receivables or loans which are marketable. In other words, it is the process of repackaging or rebundling of the illiquid assets into marketable securities. These assets can be automobile loans, credit card receivables, residential mortgages, or any other form of future receivables. एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बैंक है, उसने किसी को लोन दिया। बैंक का काम होता है लोन देना, डिपॉजिट लेना। तो बैंक ने किसी को लोन दिया। लोन बैंक के लिए एसेट होता है, यानी कि ये जो लोन है ये एसेट दिख रहा होगा बैंक के लिए, यानी कि फ्यूचर में यानी आने वाले 5 साल या 10 साल तक ये एसेट रहेगा और धीरे धीरे एसेट कम होता जाएगा, यानी कि कैश के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी कि ये जो बंदा है ये पैसा देता जाएगा। जैसे ये बंदा बैंक को पैसा देते जाएगा, बैंक को कैश मिलता जाएगा और लोन कम होता जाएगा। यानी एक एसेट कम होगा, दूसरा एसेट बढ़ेगा, लोन बुक्स में कम होगा, कैश बुक्स में बढ़ेगा। तो बैंक सोच रही है कि ये जो प्रोसेस है ना उसको शॉर्टकट तरीके से तय कर लेते हैं, यानी कि आज ही इस एसेट को कम कर लेते हैं और कैश बढ़ा लेते हैं। यानी कि बैंक ने किसी दूसरे बंदे को खोजा, इस बंदे को बोला कि तुम मुझसे एसेट ले लो। बैंक ने उस बंदे को बोला कि मुझसे तुम एसेट ले लो और तुम मुझे कैश दे दो। जो कैश मुझे फ्यूचर में मिलने वाला होगा वो मुझे आज ही दे दो, भले कम दे दो। यानी कि मान के चलो लोन 100 रुपये का दिया था, सामने वाले से मांगा 90 रुपये, मतलब सामने वाला मुझे 90 रुपीज़ आज ही दे दे और 100 रुपये का एसेट्स मेरी बुक से ले ले। 100 रुपये का ऐसे मेरी बुक से ले लेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, यानी बैंक को क्या फ़ायदा होगा। बैंक को ये फ़ायदा होगा कि 90 रुपीज़ उसको मिल गए, अब 90 रुपीज़ कल कोई और लोन दे देंगे या फिर 90 रुपीज़ को कहीं और यूज़ कर लेंगे। सामने वाले को क्या फ़ायदा है, जिसने मुझसे ये एसेट ले लिया, सामने वाले को ये फ़ायदा है कि उसने मुझे 90 रुपीज़ दे दिया और मुझसे 100 रुपये की चीज़ ले ली। यानी कि कल को ये जो बंदा है जिसको मैंने लोन दिया था वो इसको ला के 100 रुपये दे देगा, मतलब 90 रुपये की जगह 100 रुपये उसको मिल जाएंगे, 10 रुपये का फ़ायदा इस बंदे को हो जाएगा। तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटाइजेशन में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे बैंक के पास ऑटोमोबाइल लोन्स है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स है। तो बैंक के बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको दूसरा बंदा परचेज कर लेता है और बैंक को कैश दे देता है। कम कैश देता है तो 100 रुपये की जगह 90 रुपये देता है और 100 रुपये का एसेट ले जाता है। 100 रुपये का एसेट ले जाने का मतलब ये है कि अभी जो लोन है वो एक तरीके से इस बंदे ने दिया, बैंक ने नहीं दिया। अभी जो बंदा है जिसने लोन लिया अब इसको पैसा देगा, बैंक को पैसा नहीं देगा, बैंक को उसका पैसा मिल चुका है। तो इस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन काम करता है। फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन: क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ट्रेंचिंग, होमोजिनिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन दी सिक्योरिटाइजेशन के आखिर में सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन पार्टी शामिल होती हैं और वो क्या क्या करती हैं। तो मेजर दो कैटेगरी है, एक है प्राइमरी पार्टिसिपेंट और एक है सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। प्राइमरी पार्टिसिपेंट में आता है ओरिजिनेटर यानी कि सिक्योरिटाइजर। इट इज़ द एंटिटी विच सेल्स द एसेट लाइंग इन इट्स बुक्स एंड रिसीव द फंड्स जनरेटेड थ्रू द सेल ऑफ सच एसेट्स। यानी कि ये बैंक है, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ये बैंक है। बैंक को हम बोलेंगे ओरिजिनेटर यानी कि सिक्योरिटाइजर। द ओरिजिनेटर ट्रांसफर बोथ लीगल एज वेल एज बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन है, तो ये वही बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा था। यानी बैंक ने इसी बंदे को अपना एसेट दे दिया और इससे कैश ले लिया। तो दो बंदे हो गए, एक होता है ओरिजिनेटर और एक होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्चुअली में इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी या फर्म या सोसाइटी या ट्रस्ट होता है। यानी कि जो बंदा है ये कंपनी फॉर्म में हो सकता है, फर्म में हो सकता है, सोसाइटी फॉर्म में हो सकता है, ट्रस्ट के फॉर्म में हो सकता है। कुल मिला के इसका काम ये है कि ये मुझसे एसेट ले जाएगा, यानी ओरिजिनेटर से एसेट ले जाएगा और उसको कैश दे देगा।
SPV मेक्स एन अपफ्रंट पेमेंट टू द ओरिजिनेटर, यानी कि वो बंदा अपफ्रंट पेमेंट कर देगा बैंक को. इट होल्ड्स द की पोजीशन इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सिक्योराइजेशन. Investors, they receive their money back in the form of interest and principal as per the terms agreed. यानी कि investors are the buyers of the securitized papers, which may be an individual, an institutional investor such as mutual funds, provident funds, insurance companies, mutual funds, financial institutions, etc. आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो बंदा है, यानी कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि SPV है, उसके पास ये पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि कैश कहाँ से आएगा. तो उसका खुद का कैश नहीं है ये इन्वेस्टर से वो कैश लेता है और सामने ओरिजिनेटर को दे देता है. ठीक है. सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले ओब्लाइजर्स का मतलब है वो बंदे जिन्होंने बैंक से लोन लिया. एक्चुअली दे आर द मेन सोर्स ऑफ द होल सिक्योराइजेशन प्रोसेस. रेटिंग एजेंसी का क्या मतलब है? रेटिंग एजेंसी का ये मतलब है कि सिंस वो लोन, यानी कि जो बैंक ने लोन दिया था, वो एक तरीके का एसेट था. अब स्पेशल पर्पस व्हीकल वो लोन ले रहा है और कैश दे दे रहा है. फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल एक अलग एसेट इशू कर रहा है इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर से कैश उठा रहा है. ये जो अलग एसेट इशू किया, इसने इशू किया स्पेशल पर्पस व्हीकल ने, इसकी क्रेडिट रेटिंग कराई जाती है. यानी कि बैंक ने एसेट दे दिया, मान के चलो एसेट ए दे दिया SPV को, SPV ने एसेट नंबर 2 दे दिया, मान के चलो एसेट B दे दिया इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर्स को ये बात पता है कि एसेट B कुछ नहीं है, एसेट A ही है. मान के चलो बैंक ने 4 ऑटोमोबाइल लोन दिए थे. ठीक है. 4 ऑटोमोबाइल लोन्स बैंक ने इशू किए थे अलग अलग पार्टीज को. अब इस एसेट को पूल किया जाएगा, यानी कि मान के चलो 4 एसेट्स जो थे, यानी कि 4 जो ऑटोमोबाइल लोन थे, वो 100 रुपीज़ के थे, 100 रुपीज़ ईच. तो एसेट नंबर B तैयार करेगी SPV 400 रुपये का. मतलब 4 एसेट्स ऑफ 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 एसेट ऑफ 400 रुपीज़. लेकिन दोनों एसेट अलग अलग हैं. ये एसेट A है, ये एसेट B है, 400 रुपये का. इन्वेस्टर्स को ये बात पता है कि जो 400 रुपये का एसेट SPV दे रही है, दैट इज़ नथिंग बट द 4 एसेट्स इट हैज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम द बैंक. समझ में आ रहा है दोस्तों? बैंक ने 4 एसेट्स यानी कि 4 ऑटोमोबाइल लोन 400 रुपये के SPV को दे दिए. SPV ने उसकी बंडलिंग कर दी, यानी कि चारों एसेट्स को अक्यूमुलेट कर लिया और एक एसेट बना दिया, एसेट B बना दिया 400 रुपये का. और 400 रुपये का एसेट बेचने की कोशिश कर रहा है इन्वेस्टर को. इन्वेस्टर को ये बात पता है कि ये जो एसेट है 400 रुपये का, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ 100 रुपीज़ इंटू 4 एसेट्स. ठीक है. अब कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट जब करता है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है. 4 लोगों से पूछता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ. मतलब उसके लिए लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है. आप भी जब भी कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो अपने घर में पेरेंट्स हो गया या कोई भी ऐसा बंदा हो गया जिससे आप सलाह मशवरा करते हैं. सामने वाला जब बोलता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर लो या फिर डिसीजन ले लो, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं एक डिसीजन लूँगा, यानी कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा. तो यहाँ पर रेटिंग एजेंसी वही काम कर रहा है, यानी कि वो इन्वेस्टर को बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू एसेट परचेज कर ले, मैं बैठा हूँ. रेटिंग एजेंसी का काम ये होता है कि वो इस एसेट को, यानी कि 400 रुपये के एसेट्स को स्टडी करता है, उसको समझता है और उसको एक रेटिंग दे देता है, यानी कि एक रैंकिंग दे देता है. जैसे कि अगर 4 ग्रेड्स हैं A B C D, D का मतलब एकदम फालतू और A का मतलब बहुत ही अच्छा, तो रेटिंग एजेंसी का काम है कि ABCD करके ग्रेडिंग दे देना एसेट्स को, यानी इन्वेस्टमेंट्स को. तो अगर कोई रेटिंग एजेंसी ने किसी इन्वेस्टमेंट को A दिया हुआ है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, इन्वेस्टर को आंख बंद करके परचेस कर लेना चाहिए. और अगर किसी को C दिया है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो इस तरीके से रेटिंग एजेंसी काम करती है, एक तरीके का सलाह मशवरा का काम करती है. यानी कि रेटिंग एजेंसी आपको ये बताती है कि कोई दिक्कत की बात है या नहीं है उस इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने के लिए, यानी कि आपको एडवाइस देती है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. रेटिंग एजेंसी डायरेक्टली आपको एडवाइस नहीं देती, ये अपनी रेटिंग के थ्रू ये बताने की कोशिश करती है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है. ठीक है. Receiving and paying agent, also called servicer or administrator, it collects the payment due from the obligers and passes it to SPV. तो एक तरीके का हेल्पिंग हैंड है, यानी कि ऑब्लाइजर से पैसा डायरेक्टली SPV कलेक्ट करने की जगह
आरपीए के थ्रू कलेक्ट करवाती है, यानी रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट के थ्रू कलेक्ट करवाती है। एजेंट और ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दैट ऑल द पार्टीज टू द डील परफॉर्म इन ट्रू स्पिरिट ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। नॉर्मली इट टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु अक्वायर द सिक्योरिटीज। तो ट्रस्टी का मेन काम होता है कि ओवरसी करना कि जितना भी ट्रांजेक्शन्स है वो तरीके से हो, यानी सिस्टमैटिक तरीके से हो। क्रेडिट एनहेंसर, तो क्रेडिट एनहेंसर एक तरीके का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ही काम करता है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूड सिक्योरिटीज विच ऑल्सो एम्पावर्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज। तो क्रेडिट एनहेंसर एक तरीके का रेटिंग एजेंसी का काम करता है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग देता है इशूड सिक्योरिटीज़ को, जिससे कि मार्केटेबिलिटी हो पाती है सिक्योरिटीज़ की। इसका मतलब ये है कि बाय सेल हो पाता है सिक्योरिटीज़। अगर कोई सिक्योरिटी का रेटिंग बहुत ही अच्छा है तो बहुत सारे लोग उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी सिक्योरिटी का जो रेटिंग है वो बहुत ही कम है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो उस सिक्योरिटी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो क्रेडिट रेटिंग से बेसिकली उस सिक्योरिटी की मार्केटेबिलिटी यानी कि परचेजिंग एंड सेलिंग यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रक्चरर, नॉर्मली दीज आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑल्सो कॉल्ड अरेंजर ऑफ द डील। तो बेसिकली ये लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, यानी कि ये पूरी चीज़ों को अरेंज करते हैं, मीटिंग्स करवाते हैं और सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, तो चलिए डायग्राम से समझते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक ओरिजिनेटर होता है या सर्विसर होता है, यानी कि बैंक होता है जो लोन देता है ऑब्लाइजर को। किसी को लोन की ज़रूरत थी, यानी ऑब्लाइजर को पैसों की ज़रूरत थी, वो बैंक के पास गया यानी ओरिजिनेटर के पास गया और उसे लोन ले लिया। अब बैंक के लिए ये लोन एसेट है। बैंक ने क्या किया, ये एसेट बेच दिया यानी कि लोन सेल कर दिया एसपीवी को और रिसीव कर लिया फंड यानी कि कैश रिसीव कर लिया। मैंने यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स को नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4, आप भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, सीरियल नंबर 1 में लोन दिया गया बाय द ओरिजिनेटर टू द ओब्लाइजर। सीरियल नंबर 2 में क्या हुआ, बैंक ने लोन सेल कर दिया एसपीवी को। सीरियल नंबर 3 में क्या हुआ, बैंक को पैसा मिल गया यानी कि फ़ंड रिसीव हो गया। अब एसपीवी क्या करेगा, अब एसपीवी ये ट्रांसफ़र कर देगा एसेट्स टू द ट्रस्टी, मतलब जो वहाँ से लोन खरीदा था, ओरिजिनेटर से लोन खरीदा था, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रस्टी को। ट्रस्टी क्या करेगा, ट्रस्टी क्रेडिट एनहेंसर के पास यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो क्रेडिट एनहेंसर है वो ट्रस्टी को क्रेडिट रेटिंग दे देगा, यानी कि ये जो एसेट्स हैं, जो लोन था वो एक एसेट था, लेकिन अभी ये जो एसेट हैं दिस इज़ नथिंग बट अ सिक्योरिटाइज पेपर, ये दूसरा एसेट है। दिस इज़ नॉट द सेम एसेट, यानी कि ये बंडलिंग हो चुकी है। बंडलिंग का मतलब है बंडल बना देना, यानी कि 3-4 एसेट को जोड़ के एक दूसरा एसेट बना देना। तो सिंस यहाँ पे 3-4 एसेट्स यानी कि 3-4 लोन को जोड़ के मैंने एक सिंगल एसेट बना दिया, उस सिंगल एसेट को यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स, यानी कि बंडल्ड एसेट। इस बंडल्ड एसेट की हमने रेटिंग ले ली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। किसको बोला, उसने इनडायरेक्टली बोला इन्वेस्टर्स को कि ये जो सिक्योरिटाइज पेपर्स हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो बंडल्ड एसेट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे परचेस कर सकते हो। इनडायरेक्टली बोला बाय गिविंग अ रेटिंग टू दैट सिक्योरिटाइज पेपर यानी कि बंडल्ड एसेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो है ट्रस्टी और एसपीवी मिल के इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और इन्वेस्टर्स को ये सिक्योरिटाइज पेपर बेचेंगे, सेल करेंगे। इन्वेस्टर्स परचेस कर लेंगे यानी कि रेवेन्यूज़ दे देंगे फ्रॉम द डेट सिक्योरिटीज़। ये डेट सिक्योरिटीज़ का यहाँ पर यही मतलब है, यानी कि सिक्योरिटाइज पेपर। तो इन्वेस्टर्स परचेस कर लेंगे, क्रेडिट रेटिंग देख के बाकी चीज़ें देख के सिक्योरिटाइज पेपर परचेस कर लेंगे, यानी कि कैश आ जाएगा एसपीवी के पास जो कि फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएगा ओरिजिनेटर के पास यानी कि सर्विसर के पास। यानी कि जो 6th ट्रांजेक्शन है उस पर डिपेंडेंट है 3rd ट्रांजेक्शन। जब तक एसपीवी के पास पैसा नहीं आ जाता यानी कि एसपीवी सिक्योरिटाइज पेपर नहीं बेच पाती, तब तक के ओरिजिनेटर के पास पैसा बहुत ही मुश्किल है पहुंच पाएगा। बहुत केसेस में ऐसा होता है
कि एसपीवी के पास पहले से ही बहुत सारा पैसा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो थर्ड ट्रांजेक्शन फॉलोड बाय सेकेंड ट्रांजेक्शन, यानी कि ओरिजिनेटर जो है वो लोन दे देगा, बेच देगा एसेट एसपीवी को, एसपीवी पैसा दे देगी ओरिजिनेटर को। लेकिन अगर एसपीवी के पास खुद का पैसा नहीं पड़ा हुआ तो वो ओरिजिनेटर यानी कि बैंक को बोलेगी कि आप मुझे लोन दे दो, इस लोन की मैं क्रेडिट रेटिंग करवा लेती हूँ, क्रेडिट रेटिंग करवाने के बाद इन्वेस्टर खोजती हूँ, इन्वेस्टर खोज के इन्वेस्टर से पैसा लेती हूँ, उनसे पैसा लेके आपको यानी बैंक को पैसा दे दूंगी। तो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपस में। तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगा दिया, अब इन्वेस्टर को क्या चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए। अब क्या होगा, अब ऑब्लाइजर से प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की जो वसूली है यानी कि जो कलेक्शन है वो एसपीवी करेगी, अब बैंक नहीं करेगी, क्योंकि अभी एसेट बैंक बेच चुकी है एसपीवी को। अब एसपीवी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी फ्रॉम द ऑब्लाइजर, और वहाँ से कलेक्ट करने के बाद अपना सर्विसिंग फीस माइनस करके ट्रस्टी को हैंड ओवर कर देगी पैसा, और ट्रस्टी डिसबर्स कर देगा रेवेन्यू टू द इन्वेस्टर्स। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सबसे पहले कोई ऑब्लाइजर बैंक के पास यानी ओरिजिनेटर के पास आएगा लोन लेने के लिए, यानी कि एसेट क्रिएशन होगा ओरिजिनेटर के पास, फिर वो एसेट ओरिजिनेटर बेच देगा एसपीवी को, एसपीवी के पास अगर पैसे पड़े हुए हैं रेडी में तो ट्रांसफ़र कर देगा ओरिजिनेटर को, फिर एसपीवी ये जो एसेट्स है उसकी बंडलिंग करेगा यानी सिक्योरिटाइज पेपर बनाएगा और बंडल्ड एसेट बना के ट्रस्टी को दे देगा। ट्रस्टी का काम ये रहेगा कि ट्रस्टी उसकी क्रेडिट रेटिंग करवा ले यानी क्रेडिट रेटिंग से बुलवा ले कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रस्टी और एसपीवी उस बंडल्ड एसेट को और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग को लेकर के इन्वेस्टर के पास जाएंगे और उनको मनाएंगे यानी कन्विंस करेंगे कि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर लें यानी सिक्योरिटाइज पेपर खरीद ले। अगर इन्वेस्टर मान जाता है तो पैसा दे देगा एसपीवी को, और सिंस अभी एसपीवी के पास पैसा आ चुका है वो पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे ओरिजिनेटर को। उसके बाद इन्वेस्टर को अपना रिटर्न चाहिए जिसके लिए एसपीवी वसूली करेगा यानी कलेक्शन करेगा ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट जो बैंक करता यानी ओरिजिनेटर करता फ्रॉम द ऑब्लाइजर। तो ऑब्लाइजर पेमेंट कर देगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट टू द एसपीवी, एसपीवी अपनी सर्विसिंग फीस काट के ट्रांसफ़र कर देगी अमाउंट ट्रस्टी को, और ट्रस्टी डिसबर्स कर देगा रेवेन्यू टू द इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है और एक्चुअली में सिक्योरिटाइजेशन कैसे काम करता है। तो सिक्योरिटाइजेशन कैसे काम करता है, सिक्योरिटाइजेशन इस तरीके से काम करता है जहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, पूल ऑफ एसेट्स यानी 3-4 एसेट को जोड़ के बंडल्ड एसेट तैयार किया जाता है और उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि बेनिफिट्स और सिक्योरिटाइजेशन क्या क्या होंगे, क्योंकि अभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर यानी कि एंटिटी विच सेल्स द एसेट्स कलेक्टिवली टू द एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि बैंक हो गया। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, इसका मतलब ये हो गया कि उनको पैसा मिल गया और उनके बैलेंस शीट से एसेट चला गया। मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, यानी कि अब सिंस पैसा आ चुका है अब वो लोग फोकस कर सकते हैं अपने मेन बिजनेस पर। हेल्प्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियोज, तो सिंस कैश आ चुका है, डेटर्स जा चुके हैं, तो आपके फाइनेंशियल रेशियोज भी इम्प्रूव होंगे। फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटाइज सिक्योरिटीज़, इसका मतलब है सिक्योरिटाइज पेपर यानी कि बंडल्ड एसेट। ठीक है, तो इन्वेस्टर कौन, तो इन्वेस्टर वो जिसने सिक्योरिटाइज पेपर यानी कि बंडल्ड एसेट यानी कि सिक्योरिटाइज सिक्योरिटीज़ परचेज की। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, एक इन्वेस्टर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करता है क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का खुद का कुछ रिटर्न होता है और रिस्क होता है, और डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, तो इस तरीके से बेनिफिट्स हो गए फ्रॉम द एंगल ऑफ द ओरिजिनेटर एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ द इन्वेस्टर। फिर पार्टिसिपेंट डिस्कस कर लिए, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन देख लिए कि एक्चुअली में सिक्योरिटाइजेशन काम कैसे करता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटाइजेशन में। सबसे पहला है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी गोज़ अप टू 12%। इंडिया में अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि रिसीवेबल्स यानी कि ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एसपीवी, तो वहाँ पे बहुत ही हैवी स्टैम्प ड्यूटी पटानी पड़ती है, जो कि 12% तक जा सकती है इन सम स्टेट्स।
टैक्सेशन, तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन डिफर करता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इनकम टैक्स में रिगार्डिंग द सिक्योटाइजेशन प्रोसेस कि टैक्सेशन कैसे काम करना चाहिए अलग अलग स्टेज में, तो एक प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग कैसे करें वो भी एक दिक्कत आती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एवरी ओरिजिनेटर फॉलोइंग हिज ओन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हर बैंक खुद का एक फॉर्मेट फॉलो करता है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी कि खुद के चेक्स खुद के प्रोसेसेस अलग रखता है, जिससे कि काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड हो जाता है रिकॉर्डाइजेशन का प्रोसेस। यानी कि अगर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल दो अलग अलग बैंक के साथ यानी दो अलग अलग ओरिजिनेटर के साथ डील कर रही है, तो उसको अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे ऑफ द सिक्योटाइजेशन। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, inadequate debt market, lack of existence of a well developed debt market in India। ये जो एसेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो हमने एसेट्स की बात की वो लोन की बात की, यानी कि डेट एसेट्स की बात की। यूजुअली जो एसेट्स की सेल होती है बाय द बैंक वो डेट एसेट्स होते हैं, यानी कि बैंक ने किसी को डेट दिया हुआ है यानी कि लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट एसेट्स की बात कर रहे हैं। और इंडिया में इनएडिक्वेट डेट मार्केट है, यानी कि वेल डेवलप्ड डेट मार्केट नहीं है। इनएफेक्टिव फोर क्लोजर लॉज, लेंडर्स फेस डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोअर। फोर क्लोजर का मतलब ये है कि सिंस सामने वाला पैसा नहीं दे पा रहा है, उससे हमने जो कोलैटरल सिक्योरिटी ली होगी लोन देते समय, लाइक उससे लैंड एंड बिल्डिंग या फिर कुछ और एसेट गिरवी रखवाया होगा यानी कोलैटरल रखवाया होगा, उसके ट्रांसफर में बड़ी दिक्कत आती है अगर जो बोरोवर है वो पैसा नहीं दे पाता तो देर इज इन इफेक्टिव फोर क्लोजर लॉस। दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द सिक्योटाइजेशन। सिक्योटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जिस सिक्योटाइजेशन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सिक्योटाइजेशन सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं या फिर बंडल्ड एसेट की बात कर रहे हैं, सबका मतलब एक ही है, यानी कि सिक्योटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। देर आर टू मेजर सिक्योटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी। दिस सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट डायरेक्ट क्लेम ऑफ द इन्वेस्टर ऑन ऑल द एसेट्स दैट हैज़ बीन सिक्योटाइज्ड थ्रू एसपीवी। इसमें क्या होता है, इसमें वन एसेट इज इक्वल टू वन बंडल्ड एसेट। मतलब एक लोन मैंने एसेट के रूप में परचेस किया, यानी मैं एसपीवी हूँ और मैंने ओरिजिनेटर से एक लोन परचेस किया यानी कि एसेट परचेस किया और उसकी बंडिंग ज़्यादा नहीं की, उसको एज इट इज़ सामने एक नया सिक्योटाइजेशन पेपर बना दिया, यानी कि 1-to-1 लिंकेज मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। यानी कि यहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से, ऑब्लाइजर से पैसा आएगा और वो ऑब्लाइजर का पैसा सामने ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसको, इन्वेस्टर्स को। It should be noted that since it is a direct route, any prepayment of the principal is also proportionately distributed among the security holder। इसका मतलब ये है कि अप्लाइजर अगर पूरा पैसा एक बार में देने की कोशिश करेगा तो सारा पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर्स। दिस इज पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। दूसरा आता है पे थ्रू सिक्योरिटी यानी कि पीटीएस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2-3 एसेट्स को जोड़ के जिसकी मैच्योरिटी सेम हो और बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, उससे एक बंडल एसेट बनाया जाता है। मतलब 3-4 लोन को जोड़ दिया, उसकी बंडलिंग कर दी और फिर उसको आगे सेल कर दिया। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू पीटीसी, इन पीटीएस एसपीवी डेट सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय द एसेट्स एंड हेंस इट कैन रीस्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रांचेस फ्रॉम वेरिंग मैच्योरिटीज ऑफ द रिसीवेबल्स। यानी कि अलग अलग मैच्योरिटी का भी एसेट आप इसमें जोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सेम मैच्योरिटी हो। यहाँ पे अगर आपने मैच्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक को लिया है तो 10 साल का एक जोड़ लिया, 12 साल का एक जोड़ दिया और 13 साल का एक जोड़ दिया, यानी कि लोन जो है वो कंप्लीट होगा 10 साल में, 12 साल में और 13 साल में। उन तीनों का आपने एक बंडल ऐसे बना दिया और उसको सामने बेच दिया। दैट इज और पे थ्रू सिक्योरिटी, जिसमें अलग अलग मैच्योरिटी का रिसीवेबल्स यानी कि लोन हो सकता है इन दैट बंडल एसेट। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज का मतलब होता है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है कि एक एसेट के आपने दो टुकड़े कर दिए, यानी एक लोन का आपने दो टुकड़ा कर दिया, एक आपने इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी बना दिया और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी बना दिया। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्लाइजर पेमेंट करेगा यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट करेगा तो उसके दो टुकड़े कर देंगे। जिस इन्वेस्टर के पास IO सिक्योरिटी होगी उसको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा और जिस इन्वेस्टर के पास प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी होगी उसको प्रिंसिपल दे दिया जाएगा। मान के चलो ऑब्लाइजर ने 100 रुपये का पेमेंट किया, जिसमें से 80 रुपीज़ इज़ द प्रिंसिपल एंड 20 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट। अब क्या होगा, 80 रुपीज़ में से मान के चलो
₹10 काट दिए, ₹70 आ गया। ₹10 SPV ने सर्विसिंग फीस काट दी और ₹20 में से ₹5 काट दिया, यानी कि ₹15। अब ₹15 किसको देंगे? जिसके पास इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी है, और ₹70 उसको देंगे जिसका प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी है। मतलब इस सिक्योरिटी के भी दो, यानी कि इस एसेट के भी दो अलग अलग पार्ट्स कर दिए, एक है इंटरेस्ट ओनली, एक है प्रिंसिपल ओनली। द होल्डर ऑफ IO सिक्योरिटीज रिसीव ओनली इंटरेस्ट while the PO security holder receive only principal. Being highly volatile in the nature, these securities are less preferred by the investors. The investors के बीच में IO securities and PO securities are not very much popular. Pricing of the securitized instruments, यानी कि आपका जो सिक्योटाइज्ड पेपर्स है यानी कि बंडल एसेट है उसकी प्राइसिंग कैसे होगी? इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द ओरिजिनेटर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ठीक है, दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सिक्योटाइजेशन इन इंडिया, it is the Citibank who pioneered the concept of securitization in India by bundling of auto loans into securitized instruments. तो सिटी बैंक ने सबसे पहले सिक्योटाइजेशन का कंसेप्ट इंडिया में लाया और उसने बंडलिंग कर दी ऑटो लोन्स का इनटू सिक्योटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। In order to encourage securitization, the government has come out with securitization and reconstruction of the financial assets and enforcement of the Security Interest SARFAESI Act 2002 to tackle the menace of non-performing assets (NPAs) without approaching the court. तो NPA क्या होता है मैंने आपको mergers and acquisition चैप्टर में बता दिया था while we were discussing the M&A in banks. तो सरफेसी एक्ट आपके लॉ वाले सब्जेक्ट में कवर होता है, मतलब लॉ का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक चैप्टर है सरफेसी एक्ट, तो उसके थ्रू भी सिक्योरिटाइजेशन को इंडिया में कानूनी तौर पर लागू किया गया जिससे कि सिक्योरिटाइजेशन पॉपुलर हो पाए इंडिया में। इन ऑर्डर टू फर्दर एनहेंस द इन्वेस्टर बेस इन द सिक्योरिटाइज डेट्स, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिक्योरिटाइज डेट्स मेंटर करें, यानी कि जो सिक्योरिटाइजेशन का जो मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। SEBI has allowed FPIs, any foreign portfolio investors, to invest in the securitized debt of unlisted companies up to a certain limit. यानी कि SEBI क्या करने की कोशिश कर रहा है? SEBI चाह रहा है कि जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, उसमें जो इन्वेस्टर का बेस है वो बढ़ता जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उतना ज़्यादा ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि ये वाला मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे ओरिजिनेटर अपना एसेट बेचेंगे, बहुत सारे SPV खड़े हो जाएंगे जो ये पूरा काम करेंगे, बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को काम मिलेगा क्योंकि वो क्रेडिट रेटिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से पूरा मार्केट अच्छे से काम कर पाएगा अगर इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं तो SEBI कोशिश कर रहा है कि लोकल इन्वेस्टर्स के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी पार्ट ले, यानी कि FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी पार्ट ले इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका सिक्योरिटाइजेशन वाला चैप्टर, जिसमें ये जो डायग्राम है यही आपका मेन डायग्राम है, यानी कि ये जो फ्लो है पूरा ऑफ इवेंट्स, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है।